हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू कृदा स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो नंबर 7 को लेकर के। मैंने आपको वीडियो नंबर 6 में कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया था और आज भी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म पर ही बात करेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि अकाउंटेंसी में आपको जगह जगह मिलेंगे, उनका मीन्स समझना यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें इनका मीन्स पता नहीं होगा हम आगे अपनी अकाउंट्स को नहीं पढ़ सकते, नहीं उसको समझ सकते। वो कहते हैं ना, जैसे एबीसीडी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो वही काम अकाउंट्स में है। ये भी अकाउंट्स की एबीसीडियां हैं। आप ये मान लीजिए अल्फाबेट हैं अकाउंट्स के। ये अल्फाबेट जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे आप आगे अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। सो हम बात करते हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर। आइए, 20 अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ चुके थे पहली वीडियो में। ये आपकी 21 अकाउंटिंग टर्म्स आपकी स्टार्ट होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स बात करते हैं हम। ट्रेड रिसीवेबल्स इट मींस व्यापारिक प्राप्तियां या प्राप्य, ऐसी प्राप्तियां जो हमें पैसा देंगी, फ्यूचर में पैसा देंगी, जिनके थ्रू हमें पैसा प्राप्त होना है, वो सभी हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके मेनली दो आपकी कैटेगरी आती हैं, जिसमें नंबर 1 डेटर्स। डेटर्स मींस जिनको हम उधार माल बेचते हैं, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, क्रेडिट सेलिंग जिनको हम करते हैं, वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम उधार माल बेचेंगे अपने कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर्स हमें फ्यूचर में पेमेंट देगा, मीन्स हमको पैसा प्राप्त होगा। इसलिए ये ट्रेड रिसीवेबल का आइटम है, क्योंकि हमको यहाँ पर पैसा प्राप्त फ्यूचर में होगा। सो डेटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल्स का आइटम है। सेकंड कैटेगरी आपकी आती है बीआर, इट मींस बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जिसे हम कहते हैं यानी प्राप्य बिल, ऐसा बिल जिस पर हमें पैसा प्राप्त होना है। हमने किसी कस्टमर पर बिल लिख दिया है 2 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमें उस पर पैसा प्राप्त होना है। सो वो भी हमारा बीआर आपका ट्रेड रिसीवेबल का आइटम कहलाएगा, क्योंकि उस बिल के थ्रू हमको पैसा प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि जिनके थ्रू हमको पैसा प्राप्त होना है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इट मींस व्यापारिक आपके दे बिल जिनको हमें पेमेंट करना है, जिनको पेमेंट करना है। तो देखिए, पेमेंट हमें किनको करना है, इसमें भी दो कैटेगरी हैं, जिसमें पहली आती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, यानी क्रेडिट परचेज हमने की है। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरा बिजनेस है तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल्स भी या अन्य आइटम्स भी परचेज तो करने पड़ेंगे, तभी मैं सेल कर पाऊंगा। ऐसा तो है नहीं मेरे घर में पैदा होता हो या किसी बिजनेसमैन घर में पैदा होता हो। नो, बिजनेसमैन भी कहीं ना कहीं से परचेज करके लाएगा। सो जो परचेजिंग हम क्रेडिट में करते हैं यानी उधार माल खरीदते हैं, तो जिनके थ्रू हम उधार माल खरीद रहे हैं, जिनसे हम उधार माल खरीद रहे हैं, वो सभी मेरे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। वो सभी मेरे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। इट मींस फ्यूचर में मुझे भी उनको पेमेंट करना है। तो इसलिए जो मेरे लेनदार हैं, जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जो मुझसे पैसे लेंगे, वो सभी भी आपके ट्रेड पेबल्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बीपी यानी बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी ऐसे बिल जिन पर मुझे पेमेंट करना है, यानी कि जिन दुकानदारों ने, जिन होलसेलर्स ने मेरे ऊपर बिल लिखा है 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने का, सो मुझे भी उस बिल का पेमेंट उस समयावधि के अंतराल में करना है। सो वो कहलाते हैं हमारे बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिनका पेमेंट मुझे करना है फ्यूचर में। सो ये हमारे ट्रेड पेबल्स के आइटम हो गए। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट एक ऐसा वर्ड है जो आपने जनरल सुना भी होगा मार्केट में। इसकी कॉस्ट क्या है? सो कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट हमारा वो है जिस पर प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर जितना टोटल एक्सपेंसेस हो रहा है मैन्युफैक्चर करने में, जितना एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट के ऊपर किया जा रहा है उसको कंप्लीट प्रोसेस करने में, सो वही हमारी कॉस्टिंग कहलाती है। जिसके अंदर कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड ना हो, जिसके अंदर कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड ना हो, वही उसकी कॉस्ट कहलाएगी। ओके, जितना उस पर टोटल एक्सपेंसेस लगाया जा रहा है वो हमारी कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं वाउचर। वाउचर
इज अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। वाउचर इज अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आप इसके द्वारा साक्ष्य के रूप में ला सकते हैं। यानी कि वाउचर वो सभी चीज कहलाती हैं जब हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उस लेन देन का जो साक्ष्य होता है, जो पेपर होता है, वही वाउचर कहलाता है। लाइक एज अ बिल, आप मान लेने जाते हैं मार्केट में तो आपको बिल मिलता है, या कैश मेमो मिलता है, या बैंक जाते हैं तो वहां से आपको आपकी डिपॉजिट स्लिप मिलती है, या विड्रॉल स्लिप मिलती है, या चेक होता है, या ड्राफ्ट होते हैं। ये सभी आपके वाउचर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के एविडेंस है, प्रूफ है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, छूट। ठीक है, किसी भी माल को अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसको हमें डिस्काउंट मिले, या हम बेच रहे हैं माल को तो उसको भी हम डिस्काउंट पर सेल कर सकते हैं, जिससे हमारी सेल इंक्रीज हो। लेकिन ये डिस्काउंट भी हमारे दो कैटेगरी के मेनली होते हैं, जिनमें पहला आता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट मींस व्यापारिक छूट, यानी कि एक ऐसा डिस्काउंट जो कि प्रत्येक कस्टमर को दुकानदार के द्वारा, शॉपकीपर के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा दिया ही जाएगा, वो हमारा कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। चाहे कोई कस्टमर या कोई व्यक्ति माल को उधार खरीदे या नगद खरीदे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो सभी के लिए अवेलेबल होगा। सेकंड कैटेगरी क्या थी, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इट मींस ऐसा डिस्काउंट जो केवल ओनली फॉर कैश कस्टमर्स के लिए ही अवेलेबल होगा, यानी कि जो कस्टमर्स नगद माल खरीदेंगे केवल उन्हीं के लिए ही कैश डिस्काउंट अवेलेबल होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैश में पेमेंट करें और इसके बहाने से हमारा बिजनेस भी आपका इंप्रूव करता है। तो वो कैश डिस्काउंट कहलाता है, जो कि केवल कैश वाले व्यापारियों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि डूबत ऋण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ऐसा पैसा जो कि डेटर्स के थ्रू मुझे मिलना था बट नहीं मिल पाएगा, यानी कि मेरे ऐसे कस्टमर जिनको मैंने उधार माल बेचा था या पैसा दिया था, वो फ्यूचर में मुझको पैसा देते, लेकिन किसी कारण से वो डेटर्स नहीं रहे, या सिटी छोड़ के चले गए हैं, या किसी भी कारण से वो मेरा पैसा नहीं देंगे। सो इस प्रकार का जो पैसा होगा जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला था लेकिन नहीं मिल पाएगा, सो वो मेरे सभी बैड डेब्ट्स कहलाएंगे। ऐसा पैसा जो मेरा डूब गया, ऐसा पैसा जो कि मेरा डूब गया, ऐसा पैसा जो मुझे मिलने वाला तो था बट किन्हीं कारणों से वो पैसा मुझे नहीं मिल पाएगा, सो वो सभी मैं बैड डेब्ट्स अकाउंट में ही ट्रांसफर करूंगा। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट ही हमें फाइनेंशियल पोजीशन को शो कराता है। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कराता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ये सभी फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू ही शो कराई जाती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डेट को यानी अधिकांश ईयर के एंडिंग में ही बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें दर्शाता है। वही बैलेंस शीट है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी असेट्स मेरे पास आज की डेट में है, कितनी लायबिलिटी मेरे पास आज की डेट में है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सभी को जो शो कराता है वही हमारी बैलेंस शीट कहलाती है, जो कि एक पर्टिकुलर डेट को प्रत्येक एंटरप्राइजेस द्वारा, प्रोप्राइटर द्वारा प्रिपेयर की जाती है। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपकी वो वैल्यू है जो कि प्रोडक्ट की आपकी पुस्तकों में दर्ज है। आपकी जो अकाउंट्स बुक्स हैं, अकाउंट्स बुक्स में जितनी वैल्यू आपने अपनी प्रोडक्ट की, अपनी आइटम्स की शो कराई हुई है, उस वैल्यू को जो आप अपनी पुस्तक में शो करा रहे हैं वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक पुस्तक विक्रेता हूं, पुस्तकों को बेचता हूं, पेन को बेचता हूं। अगर मैं पेन अपने होलसेलर से ये एज्यूम करें
₹5 का परचेज करके लाया हूं और अपनी अकाउंट की पुस्तकों में मैंने इसकी बुक वैल्यू ₹5 शो कराई है, चाहे मैं इसको मार्केट में अब ₹7 का सेल आउट करूं या ₹8 का सेल आउट करूं, वो एक अलग बात है, लेकिन पुस्तकों में वैल्यू कितनी है? ₹5 है, सो वही इसकी बुक वैल्यू कहलाएगी। क्योंकि बुक वैल्यू में मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा बाद में, लेकिन पहले इसकी जो बुक वैल्यू है वो अपनी पुस्तकों में ऐड लिखूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि मैं इस वाले प्रोडक्ट को इतने रुपए का वहां से, अपने होलसेलर से, अपने मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से परचेज करके लाया था। सो बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो मैंने अपनी अकाउंट्स की पुस्तकों में अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नोट की है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी हम कहें बिके हुए माल की लागत। बिके हुए माल की लागत, जो माल मैंने सोल्ड आउट किया है उस माल की कॉस्टिंग कितनी थी, यानी कि उसमें से आप प्रॉफिट को निकाल दीजिए। प्रॉफिट को निकाल दीजिए, केवल उस प्रोडक्ट पर जितना मेरा खर्चा हुआ है केवल वो खर्चा ही उसमें ऐड कर दिया जाएगा। केवल जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वही उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, वही निकल के जो आएगा वही मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ये आपके आगे भी कई पॉइंट आएंगे, आपका तभी इसका कंसेप्ट और क्लियर होगा। क्रेडिट, क्रेडिट इज द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट की जो क्रेडिट साइड होती है, यानी कि क्रेडिट साइड कौन सी होती है? हमारी राइट साइड। यानी अकाउंट की जो राइट साइड होती है वही हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है, और इसी को हम क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट किस प्रकार से हमारा कार्य करती है, जब आप अकाउंट बनाना सीखेंगे तो आपकी समझ में ये लेंथी रूप से, एक डीपली रूप से आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अकाउंट की जो राइट साइड होगी वो हमारी क्रेडिट साइड कहलाएगी। डेबिट और अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा हमारी डेबिट साइड कहलाएगी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द फॉल वैल्यू इन द असेट्स ऑफ द असेट्स, यानी असेट्स की जो फॉल वैल्यू है, यानी वैल्यू जितनी गिर गई है। जैसे आज मान लीजिए मैं मोबाइल खरीद के लाया ₹5,000 का, और उस मोबाइल की वैल्यू 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ क्या 5,000 नहीं रहेगी? नो, बल्कि उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू डाउन हो गई, मान लीजिए उसकी वैल्यू 4,000 रह गई, तो ₹1,000 का जो डिफरेंस आया है वो 1,000 क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। प्रत्येक असेट्स हमारी समयानुसार क्या होती है? घटती है, फॉल होती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है, तो वही हमारी कहलाती है डेप्रिसिएशन। प्रत्येक असेट्स की वैल्यू आपकी रिड्यूस होती है, ज्यादातर असेट्स की वैल्यू हमारी रिड्यूस होती है, तो वो रिड्यूसिबल वैल्यू जो होती है वही हमारी डेप्रिसिएशन कहलाती है। एंटिटी, एंटिटी इज अ बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट। एंटिटी इज द बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि ये क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट है जो कि आपको ये शो कराती है कि बिजनेस आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है। जो भी बिजनेस आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके इकोनॉमिकल में वर्क करते हैं, वो सभी आपके एंटिटी के अंतर्गत ही आएंगे। एंट्री, एंट्री इज अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ बुक्स, यानी कि अकाउंट की पुस्तकों में आप जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? एंट्री कहलाती है। जो लेन देन हुआ है उस लेन देन को आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही लेन देन जो रिकॉर्ड करना है वो आप क्या कहलाएगी? एंट्री कहलाएगी। पर्टिकुलर एंट्री कहलाएगी। जैसे मैंने माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि से माल खरीदा, सो रवि से माल खरीदने की जो मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा वही ट्रांजेक्शन आपकी एंट्री कहलाएगी। गॉट इट? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाने का मतलब होता है जिसकी लायबिलिटीज अधिक हो जाएं, असेट्स कम हो जाएं, यानी कि ऐसी कंपनियां जिसकी डेब्ट्स ज्यादा हो जाएं, यानी कि उधारी ज्यादा हो गई है, यानी कि लायबिलिटीज अधिक हो गई हैं, असेट्स बहुत डाउन रह गई हैं, असेट्स बहुत कम हैं, ऐसी कंडीशन में उसको इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है, दिवालिया मान लिया जाता है। तो कोर्ट के द्वारा भी उसको अगर इंसॉल्वेंट कर दिया गया है, इट मीन हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि उसका कंगाल हो जाना, व्यक्ति का कंगाल हो जाना, वही इंसॉल्वेंट है।
यानी कि और उसके पास एक भी पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, तो वो हमारा कहलाता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाना। ओके, ऐसी कंडीशन में उसकी सारी एसेट्स बेच करके उसकी लायबिलिटीज का कुछ पेमेंट किया जाता है। संपूर्ण पेमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण पेमेंट हो सकता तो वो इंसॉल्वेंट नहीं कहलाता। इंसॉल्वेंट वो उसी कंडीशन में कहलाएगा जबकि लायबिलिटीज अधिक हैं और उसकी संपत्तियां कम हैं, यानी उसकी संपत्तियों को बेच कर भी उसका पेमेंट नहीं पूरा किया जा सकता, वही इंसॉल्वेंट है। प्रोप्राइटर इज द ओनर्स, यानी कि किसी भी कंपनी का, किसी बिजनेस का मालिक जो होता है वो प्रोप्राइटर होता है, वो मालिक ही प्रोप्राइटर कहलाएगा, यानी कि जो उस बिजनेस को चला रहा है, संचालित कर रहा है, वही आपका प्रोप्राइटर है। रिबेट भी एज ए डिस्काउंट है, यानी कि छूट। जो व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए कुछ पैसे कम कर लेते हैं उस प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो वो हमारी रिबेट कहलाती है। रिबेट और डिस्काउंट में इतना ही डिफरेंस है, डिस्काउंट अलाउएबल होती है, जो कि अलाउड होती है सभी के लिए, लेकिन रिबेट जो होती है आपने देखा होगा कुछ दुकानदार या कुछ कस्टमर्स के लिए ही वो एप्लीकेबल है। वो आपकी रिबेट है, यानी कि अपने माल को बेचने के लिए जो दुकानदार, जो शॉपकीपर कुछ अपना पैसा कम कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू को, वही रिबेट है। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट तो दिवालिया हो गया, यानी जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो सॉल्वेंट मींस जो अपने सभी डेब्ट्स का पेमेंट आसानी से कर सके, जितनी भी उधारियां उसके पास हैं, जितने भी पेमेंट्स उसे करने हैं, उन पेमेंट्स को आसानी से कर सके, वही सॉल्वेंट कहलाएगा। जिसके पास असेट्स अपनी परिपूर्ण मात्रा में हैं, लायबिलिटीज उसकी सीमित हैं, आसानी से उसका पेमेंट वो कर पाए, वही उसका सॉल्वेंट व्यक्ति कहलाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि ईयर के एंडिंग में प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि कंपनी को, एंटरप्राइज को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो किस कंडीशन में हो रहा है, कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, और कितनी असेट्स उसके पास हैं, कितनी लायबिलिटी उसके पास हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, वो सभी जानकारियां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू या फाइनल अकाउंट के थ्रू लगा सकते हैं, जो कि ईयर के एंडिंग में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग टर्म्स थे, कुछ आपकी समझ में आ गए होंगे। आई होप आप इनको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से देखें, रीडिंग करें, उसके बाद में आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा अकाउंटिंग पॉइंट्स क्या कहना चाह रहा है। ओके, सो वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, और अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।